6.43 ओके। और ऑक्सीजन की 51.46, यही है क्या? नाइन 8.75 टोटल इन दोनों कितनी आएगी? इसको 100 में से माइनस कर दो, ये किसकी आ जाएगी? कार्बन की आ जाएगी। भाई 100 में से तो निकाल रहे हैं, तो 100 में से इसको माइनस करो, कितनी आ रही है? 57 माइनस 89, 1192 और यहाँ पे आपका 42.11% है। इसको सोल्व कर लेना, इसको सोल्व करके देखो, ये इतना ही आएगा 42.11। करके देखो, एक बार इसको करके देखना, एक बार इसको सोल्व करो पीहू। इसको सोल्व करो एक बार। कितनी आई? हाँ, तो ये ध्यान रखना है कि आपको ऐसे नहीं कि सारी कैलकुलेशन ही निकालनी है। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, जैसे यहाँ पे आपने 2 की निकाल ली, तो उसको 100 में से क्या कर दो? माइनस कर दो। इन दोनों को टोटल कर दिया अपन ने, इसका कितना है? 57.89 आया। इसको 100 में से माइनस किया, तो यहाँ पे कार्बन की परसेंटेज आ गई, यहाँ पे कितना है? 42.11% आई। ठीक है ना? कर लोगे इस तरह से? हाँ या ना बोलो। ठीक है, एक क्वेश्चन देता हूं आपको, उस क्वेश्चन को करना आपको। तो यहां पे आपको क्वेश्चन है कि क्वेश्चन दिया कि आपके पास है C2H5OH है, इसका क्या नाम है? इथेनॉल है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में आपने पढ़ा भी है, मेटल और नॉन, उसमें कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में कंपाउंड होते हैं आपके इथेनॉल और इथेनोइक एसिड, आपके 10th क्लास में होता है, चैप्टर 4 था आपका। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे अब आपको कहे कि परसेंटेज कार्बन की निकालो, परसेंटेज हाइड्रोजन की निकालो और परसेंटेज ऑक्सीजन की निकालो। पहले इसका मोलिकुलर मास निकालो, कितना होगा? 12 इंटू में 2 प्लस में 6 इंटू में 1 प्लस में 1 इंटू में 16। C2H5OH का कितना आएगा? बोलो। 46 आएगा, बिल्कुल। कार्बन का निकालो, अब कार्बन कितना है? 24 अपॉन में कितना होगा? एक कार्बन का कितना होता है बेटा? 12। दो का कितना हो जाएगा? 24 अपॉन में 46 इंटू में 100 इज इक्वल टू, हाइड्रोजन कितने हैं? 6 हैं, तो 6 अपॉन में और 46 इंटू में 100। इसी तरह से ऑक्सीजन का निकालो, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 16 अपॉन में 46 इंटू में 100। इसको फटाफट कैलकुलेट करके बताओ मेरे को, इसकी कैलकुलेशन कितनी आएगी? परसेंटेज ऑफ कार्बन का कितना आएगा? परसेंटेज बताओ कार्बन की कितनी है? - 52.1। और हाइड्रोजन की? - 13.04। अब इनको सम कर लो, कितना आ रहा है? ये आएगा 4156। इसको 100 में से माइनस कर लो, 6989 में से 473 आएगा इसका। इसको सोल्व करके देखना, 34 पॉइंट आ रहा है क्या? इतना ही आ रहा है क्या? 34.8 के समथिंग आएगा। इतना आ रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपने 2 को कैलकुलेट किया, उसको 100 में से क्या कर दो? माइनस कर दो, वो आपकी परसेंटेज क्या आ जाएगी? थर्ड वाली क्या आ जाएगी। अगर सपोज कीजिए 2 ही स्पीसीज है, ये बात समझ में आ गया आपको? इथेनॉल वाली बात, परसेंटेज कंपोजिशन की।
सभी को समझ में आई? ठीक है, चलिए एक जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया जैसे H2। हाँ बोलो बोलो, क्या बोला, बात होगी बेटा? जैसे आपके पास कोई दो स्पीसीज हो, जैसे NaCl लेता हूँ अलग, थोड़ा सा मॉलिक्यूल लेते हैं। NaCl है तो NaCl कितना होता है, सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है भाई? सोडियम का एटॉमिक मास कितना होगा? 11 होता है। इसका एटॉमिक नंबर 11 दूनी 22 और 23 23 होगा बिल्कुल, प्लस में 35.5। ये इसका क्या है आपका, क्लोरीन का होता है 35.5 होता है। ठीक है, ये आपका क्या होगा 5 और 6 7 8 और ये आपका 5, तो 58.5 इसका मोलिकुलर मास आ गया। अब कहते हैं कि सोडियम का परसेंटेज बताना है, तो सोडियम कितना होगा 23 अपॉन में 58.5 और परसेंटेज के लिए 100 करेंगे। इसी तरह से क्लोरीन है, क्लोरीन का क्या करेंगे 35.5 अपॉन में 58.5 इंटू में 100 करोगे। इसकी परसेंटेज निकालना कितनी आ रही है, सोडियम की परसेंटेज निकालो बेटा। सोडियम की परसेंटेज निकालो। थर्टी पॉइंट, इसको 100 में से माइनस कर दो, ये इसकी आ जाएगी 60 पॉइंट, यही आई है, इसे भी यही आएगी। 61 कैसे आएगी बेटा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे तो 9 आएगा ना, तो 9 आएगा तो 9 में से 9 जीरो आएगा, तो 60 आएगा, 61 थोड़ी आएगा। हाँ सिग्निफिकेंट फिगर लगाओगे तो 61 कह सकते हैं आप इसको। आई बात समझे, परसेंटेज कंपोजिशन क्या चीज है आपकी? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक शुरू करूं मैं। ये परसेंटेज कंपोजिशन था आपका, छोटा सा टॉपिक था बेटा आपका। आगे चलो, हाँ या ना? ठीक है, नेक्स्ट आपका कंसंट्रेशन टर्म। हेडिंग लिख लो कंसंट्रेशन टर्म्स। देखिए कंसंट्रेशन टर्म्स होती क्या है, और आपके यहाँ पे जो ऊपर वाला, हाँ उतार लो, साथ साथ उतार लोगे तो बहुत ही बढ़िया बेटा, साथ साथ उतारो, स्क्रीनशॉट के चक्कर में मत पड़ो। पहले कह रहा हूं मैं, स्क्रीनशॉट में फिर आगे वाली क्लास में स्क्रीनशॉट लेोगे, किस किस क्लास में स्क्रीनशॉट लेते रहोगे। साथ साथ उतार लो, टाइम लग जाएगा कोई बात नहीं। चलो आगे, हाँ भाई बोलो, कपिल यादव उतार रहे हो क्या भाई? उतार लिया तो आगे चलो। ठीक है चलिए, देखिए कंसंट्रेशन टर्म्स जो हैं वो आपकी यहाँ पे एनसीईआरटी में रिएक्शन इन सॉल्यूशन के नाम से दे रखा है यहाँ पे।
रिएक्शन इन सॉल्यूशन। इस टॉपिक से आपका ये यहाँ पे है, और कंसंट्रेशन टर्म्स है। ये टॉपिक जो है वो आपको थोड़ा डिटेल में ही पढ़ना पड़ेगा। मोर कॉन्सेप्ट और यहाँ पे कंसंट्रेशन टर्म्स जो हैं, ये दोनों ही टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 12th क्लास में भी आएंगे। ठीक है, तो कंसंट्रेशन टर्म्स बेसिकली होती क्या है? कंसंट्रेशन क्वांटिटी इनको बोलते हैं कई किताबों में। तो वे टर्म्स जो कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने के लिए काम में आती हैं, उनको बोलते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। तो पहली बात तो ये, इनकी डेफिनेशन अगर लिखूं तो इनकी डेफिनेशन क्या लिखूंगा कि दोज क्वांटिटी, डेफिनेशन लिख दोगे, those quantity which are used to form standard solution known as concentration terms, उनको क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन टर्म्स बोलते हैं। डेफिनेशन लिख दी, डेफिनेशन लिख दी सभी ने? ठीक है, तो यहाँ पे वे क्वांटिटी जो कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने के लिए काम में आती हैं, उनको क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन टर्म बोलते हैं। अब ये जो आपका कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का मीन्स क्या है कि आपका यहाँ पे लेबोरेटरी में आप देखते हो कि यहाँ पे जैसे आपके पास लिख दिया कि उसने 2n का सॉल्यूशन है या 3n का सॉल्यूशन है, या लेबोरेटरी में नहीं गए तो आपने दवाई के ऊपर भी लिखा होगा कि कोई आपके पास दवाई है, कोई आपके पास मेडिसिन हो, तो उसके ऊपर लिखते थे कि 250 mg का कैप्सूल है या 500 mg का कैप्सूल है। इस तरह से उसके ऊपर क्वांटिटी लिखते हैं। ये जो क्वांटिटी लिख रखी है mg है, ये किसकी परसेंटेज में होती है? तो ये जो टर्म्स होती है कि हाँ अपने को यही कैप्सूल जो है वो 250 को बनाना है। पता चले कि आपका नेपाल में 250 की जगह यहाँ पे इसने 300 कर दी परसेंटेज, तो यहाँ पे जो परसेंटेज है वो अगर वेरी होगी तो उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी। दो ही चीज़ें होंगी। तो हमें क्या करना है? उसको स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना है। तो ऐसी चीज़ के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है? कुछ ऐसी टर्म्स की जरूरत पड़ती है जो कि हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बना सकें, और उन टर्म्स को हम क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन टर्म्स बोलते हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म्स जो है वो आपकी दो टाइप की होती है। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे कंसंट्रेशन टर्म की, तो कंसंट्रेशन टर्म जो है, कंसंट्रेशन टर्म जो है वो आपकी दो टाइप की होती है। एक तो अपना मास डिपेंडेंट, जो कि मास डिपेंडेंट होगी आपकी, और एक हो गया आपकी वॉल्यूम डिपेंडेंट। वॉल्यूम डिपेंडेंट, ठीक है। मास जो होता है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि सपोज कीजिए मेरा वेट जो वो 90 kg है, ठीक है। अगर मैं एसी में रहूं दो तीन घंटे, तो ऐसे तो आठ नहीं कि मेरा वेट जो है वो बढ़ जाएगा घट जाएगा। तो मास जो होता है वो टेम्परेचर के ऊपर क्या करता है? इंडिपेंडेंट होता है। आ रही बात समझे? तो मास जो है वो टेम्परेचर के क्या है? इंडिपेंडेंट है। जबकि वॉल्यूम जो होता है वो टेम्परेचर के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो जो आपकी गैसेस है, मॉलिक्यूल्स है, उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो बढ़ती चली जाएगी। अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो आपका यहाँ पे वॉल्यूम भी क्या होगा? बढ़ेगा। वॉल्यूम क्या होता है? किसी मैटर ने कितना स्पेस घेर रखा है। जैसे सपोज कीजिए आपके पास ये है, पेन है, इसने इतनी जगह को क्या कर रखा? ऑक्यूपाई कर रखा है, तो ये इसका क्या हो गया? वॉल्यूम हो गया। अगर और कोई चीज़ है, सपोज कीजिए, तो यहाँ पे अगर कोई चीज़ है, जैसे ये आपका हाथ है, सपोज कीजिए, इसने क्या कर रखा है? इतना स्पेस को ऑक्यूपाई कर रखा है, तो ये इसका क्या हो गया? वॉल्यूम हो गया। तो टेम्परेचर आप जैसे जैसे बढ़ाते चले जाओगे, जैसे सपोज कीजिए आपके पास कोई चीज़ है कंटेनर में, और यहाँ पे आपने क्या किया? इसको हीट करना शुरू किया। तो हीट जैसे जैसे करोगे तो यहाँ पे क्या होती जाएगी? इसके बीच में काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो यहाँ पे क्या होगा? गैसेज है, कोई भी लिक्विड है, उसके बीच में डिस्टेंस बढ़नी शुरू होगी। तो डिस्टेंस बढ़ेगी तो यहाँ पे पहले इतनी जगह में थे, अब वो दूर फैलते जाएंगे। तो हम ये कहते हैं कि वॉल्यूम जो वो टेम्परेचर के क्या होता है? डिपेंडेंट होता है, मतलब उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जबकि मास जो होता है वो आपका टेम्परेचर के ऊपर क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। जबकि वॉल्यूम क्या है? आपका टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट है। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? पहले मेरे को ये बताओ। हाँ, है कि मास जो है वो टेम्परेचर के ऊपर, मास जो है वो आपका टेम्परेचर के ऊपर इंडिपेंडेंट होता है।
जबकि वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट होता है। मास जो है वो आपका, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि एक कोई बंदा है, कोई ह्यूमन बीइंग है, अगर उसको चूरू में लेके जाए और एक अपन अंटार्कटिका में लेके जाए, तो दोनों में टेम्परेचर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। चूरू में टेम्परेचर आपका 50 डिग्री सेल्सियस है मान के चलते हैं, और अंटार्कटिका में जो टेम्परेचर वो माइनस आपका 50 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पे टेम्परेचर एक में बहुत ज़्यादा आपका कम है और एक में बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगर अगर कोई बंदा रहेगा तो हम ये चीज़ देखते हैं कि यहाँ पे जो मास है वो टेम्परेचर के ऊपर कोई डिपेंड नहीं करता। ऐसे नहीं कि वहाँ पे रह के आ जाएगा तो उसका मास घट जाएगा या बढ़ जाएगा। अभी अगर मैं सपोज कीजिए चूरू में रह के आऊँ तो टेम्परेचर के कारण मेरा जो है वो मास जो है वो सपोज कीजिए 50 केजी हो जाए या 60 केजी हो जाए, 70 केजी हो जाए। अब अंटार्कटिका में जाऊँ तो वहाँ पे मेरा मास जो है वो बढ़ जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मास जो होता है वो टेम्परेचर के ऊपर इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही सभी को? तो मास जो है वो आपका टेम्परेचर के क्या है, इंडिपेंडेंट है। और यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो आपका टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अब मास डिपेंडेंट जो है वो आपकी कौन कौन सी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं आपकी, तो यहाँ पे अगर बात करूँ मैं, एक तो होता है आपका परसेंटेज W/W, एक होता है आपका मोल फ्रैक्शन, ठीक है, एक होता है मोलैलिटी। ठीक है, ये आपकी क्या होती है, मास डिपेंडेंट होता है। एक होता है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, जिसको हम ppm बोलते हैं। ठीक है, ये आपकी क्या है, जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं वो आपकी मास डिपेंडेंट में आती है। जबकि अगर वॉल्यूम डिपेंडेंट की बात करूँ तो जिसमें भी वॉल्यूम दिख गया, जैसे V/V है, जैसे परसेंटेज W/V है, जैसे आपकी मोलरिटी होती है, जैसे आपकी नॉर्मलिटी होती है, ये जो है वो आपकी सारी की सारी क्या है, वॉल्यूम डिपेंडेंट में आती है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको पूछ ले कि मोल फ्रैक्शन जो है वो मास डिपेंडेंट है या वॉल्यूम डिपेंडेंट है, अगर आपको पूछे तो क्या होगा इसका आंसर, कि मोल फ्रैक्शन जो है वो आपका मास डिपेंडेंट है या वॉल्यूम डिपेंडेंट है। आंसर दीजिए। हेलो बेटा, आवाज़ आ रही है मेरी? मैंने क्या क्वेश्चन पूछा है कि जो आपका मोल फ्रैक्शन है वो आपका मास डिपेंडेंट है या वॉल्यूम डिपेंडेंट है? मास डिपेंडेंट है, मास डिपेंडेंट है बिल्कुल। अगर आपको यहाँ पे अब क्वेश्चन ऐसे घुमाएगा वो आपका, देखिए क्वेश्चन क्या देगा वो आपको, कि क्वेश्चन दिया कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोलरिटी एंड मोलैलिटी। ठीक है, आपको कह देगा कि मोलरिटी और मोलैलिटी जो है उस पे टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट होता है। तो क्या क्या इसमें आप क्या आंसर देना चाहोगे इसमें, बोलो। क्या होगा, क्या हुआ बेटा? क्वेश्चन क्लियर नहीं दिख रहा अब? हाँ, तो क्वेश्चन बहुत बताओ मेरा कि मोलरिटी और मोलैलिटी जो है उसके ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा। बोलो बेटा। What is the effect of temperature on molarity and molality?
मोलरिटी इंक्रीज हो जाएगी और मोलरिटी कांस्टेंट रहेगी, बिल्कुल, क्योंकि मोलरिटी जो है वो आपकी टेम्परेचर जैसे जैसे आप क्या करोगे यहाँ पे भी अगर इसने बताया कि टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे सपोज कीजिए तो मोलरिटी भी आपकी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। जबकि आपकी मोलरिटी जो है वो आपकी क्या रहेगी, रिमेन कांस्टेंट रहेगी, इंडिपेंडेंट होगी, क्यों, रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मोलरिटी जो है अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया है तो मोलरिटी आपकी बढ़ेगी, क्योंकि मोलरिटी जो है वो आपकी क्योंकि मोलरिटी जो है वो आपका यहाँ पे क्या है, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो मोलरिटी घटेगी, ठीक है। फॉर्मूले में देखेंगे अभी अपन यहाँ पे मोलरिटी का फॉर्मूला क्या है। तो यहाँ पे मोलरिटी जो है वो आपका देखिए, इतनी बात उतारी क्या आपने सभी ने उतार ली इतनी बात, ठीक है। देखिए मोलरिटी का अगर फॉर्मूला बात करें तो मोलरिटी जो है वो आपकी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के मोल्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखिए यहाँ से मोलरिटी जो है हमें पता चल रहा है वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और मैंने अभी बताया कि वॉल्यूम जो होता है वो आपका टेम्परेचर के क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि मोलरिटी जो है वो आपका टेम्परेचर के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो मैंने अभी कहा है कि टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे, ये क्वांटिटी अगर आपकी बढ़ेगी तो मोलरिटी आपकी क्या होगी, घटेगी। यही तो बताया मैंने अभी कि आपका ये है जैसे कि टेम्परेचर जैसे आपने बढ़ाया तो मोलरिटी आपकी क्या होगी, घटेगी। यही चीज़ मैंने यहाँ पे आपको बताया कि कैसे आपकी घटेगी। बस आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये जो आपका फॉर्मूला है वो कैसे बनेगा वो मैं आपको बता दूंगा आगे फर्दर, ठीक है बेटा। आज की क्लास बस इतना ही है। आज की क्लास इतनी बेटा, ठीक है, ओके बाय।